भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक अवलोकन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, इसकी समस्या क्या है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस प्रकार इसे एक नई मोड़ प्रदान करता है। तो सर्वप्रथम आइए हम ऐतिहासिक संदर्भों से इस चर्चा को आरंभ करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलनों के संचालन हेतु वर्ष 1885 में एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 1885 से 1937 तक कांग्रेस निरंतर अपने उद्देश्यों को लेकर कार्य करती रही। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 के तहत भारतीयों को प्रांतों में सरकार बनाने का अवसर मिला। कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया, तो वहीं पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त प्रांत में सरकार बनाई। तत्कालिक ब्रिटिश साम्राज्य में कांग्रेस तथा अन्य भारतीय दलों की इस जीत में न केवल कार्यकर्ताओं ने बल्कि तत्कालीन पूंजीपतियों GD बिरला, अंबालाल साराभाई, वालचंद हीरानंद आदि ने भी आर्थिक रूप से बढ़ चढ़कर सहायता की। कहना गलत न होगा कि यदि बड़े बड़े पूंजीपतियों का आर्थिक समर्थन तत्कालीन राजनीतिक दलों यथा कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि को न मिला होता तो लंबे समय तक निरंतर चलने वाला स्वाधीनता आंदोलन शायद पहले ही धाराशायी हो गया होता। स्वतंत्रता के पूर्व ही नहीं, उपरांत भी चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को बड़े पूंजीपतियों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती रही है। इस आर्थिक सहायता अर्थात इलेक्टोरल फंडिंग को एक व्यवस्थित और कानूनी रूप देने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार NDA द्वारा इलेक्टोरल फंडिंग स्कीम प्रस्तुत की गई थी, जिसे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुद्दों का हवाला देते हुए असंवैधानिक करार दिया। यानी असंवैधानिक का अर्थ होता है कि जो संविधान सम्मत न हो, उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। इस लेख में हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का परिचय देते हुए इसकी समस्याएं, वर्तमान निर्णय तथा उसके दूरगामी प्रभावों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। वर्ष 2017-18 का संघीय बजट पेश करते हुए तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, आज़ादी के 70 वर्षों के पश्चात भी देश राजनीतिक पार्टियों को वित्त पोषित करने का पारदर्शी माध्यम विकसित नहीं कर पाया है, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में आवश्यक था कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जो इलेक्टोरल फंडिंग प्रणाली को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने का कार्य करे। इसे ध्यान में रखते हुए उस बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम प्रस्तावित की गई। वित्त अधिनियम 2016 को लागू करने के साथ 14 मई 2016 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का कानूनी ढांचा निर्मित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 31(3) के तहत 2 जनवरी 2018 को वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड एक लिखित वचन पत्र है, यानी जो प्रॉमिसरी नोट है, जो धारक की मांग पर देय होता है। सामान्यतः बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले वचन पत्र के विपरीत इसमें भुगतानकर्ता तथा प्राप्तकर्ता का कोई विवरण नहीं होता है। इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की शाखाओं को बॉन्ड जारी करने व बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। बॉन्ड को 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ के मूल्य वर्ग में खरीदा जा सकता है, जो कि रुपए में है। प्रतिवर्ष कुल 4 महीनों यथा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों के लिए बॉन्ड्स को SBI, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बेचा जा सकता है। दानकर्ता, जो कोई व्यक्ति या कंपनी दोनों हो सकते हैं, अपने KYC नो योर कस्टमर खाते के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और संबंधित राजनीतिक दल को हस्तांतरित कर सकते हैं। दानकर्ता, फंडिंग करने वाला व्यक्ति, कंपनी की पहचान बैंक एवं प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल दोनों के लिए गोपनीय रखी जाती है, प्राइवेसी रखी जाती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी द रिप्रेजेंटेशन
ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत वे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 1% से अधिक वोट प्राप्त किए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से धन स्वीकार करने के पात्र हैं। योजना के तहत बॉन्ड प्राप्त करने के लिए 15 दिनों के भीतर उसे भुनाना यानी उसे कैश के रूप में प्राप्त करना जो है अनिवार्य है। अगर 15 दिनों की अवधि के समाप्त होने पर बॉन्ड की धनराशि नहीं भुनाई गई तो उसे प्रधानमंत्री राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड में जो है जमा करने का प्रावधान है। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू करने के लिए 31 मार्च 2017 को वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, आयकर अधिनियम 1961 तथा कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किए गए। वित्त अधिनियम 2017 की धारा 11 ने आईटी एक्ट 1961 की धारा 13A में संशोधन कर राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान का विस्तृत विवरण रखने से छूट प्रदान की। चुनाव और अन्य संबंधित कानून संशोधन अधिनियम 2003 ने आईटी एक्ट 1961 में धारा 80 GGB तथा धारा 80 GGC जोड़ी, जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त फंडिंग कर कटौती योग्य हो गई थी। किंतु इस स्कीम के तहत एक्ट में संशोधन के माध्यम से इलेक्टोरल फंडिंग को 100% कर मुक्त कर दिया गया। साथ ही यह आय राजनीतिक दलों के पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं करने का प्रावधान भी किया गया। वित्त अधिनियम 2017 की धारा 135 ने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 31 में संशोधन किया और केंद्र सरकार को किसी भी अनुसूचित बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति दी। वित्त अधिनियम 2017 की धारा 137 ने आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 29C के तहत राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करने से छूट दी। वित्त अधिनियम 2017 की धारा 154 ने कंपनी एक्ट 2013 की धारा 182(1) में संशोधन किया तथा कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दलों को दी जाने वाली फंडिंग की अधिकतम सीमा जो पहले कंपनी के पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ का 7.5% थी, हटा दी। अब है समस्या या असंवैधानिकता के आधार। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की समस्या मुख्यतः 4 प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती है जो उसके असंवैधानिकता के आधार को भी तय करते हैं। यथा पहला, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संवैधानिक है? दूसरा, क्या यह योजना मतदाताओं के सूचना के अधिकार आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन करती है? दूसरा, तीसरा प्रश्न है, क्या यह योजना दानकर्ता की निजता के अधिकार की सुरक्षा की दृष्टि से गोपनीयता यानी अनामिता की अनुमति दे सकती है? चौथा तथा क्या यह योजना स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है? ज्ञातव्य है कि विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त से इतर समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे तत्कालीन सरकार द्वारा वित्त अधिनियम को धन विधेयक अनुच्छेद 110 में जिसका उल्लेख किया गया है के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे राज्यसभा द्वारा विधेयक की जांच को रोका जा सके। इस स्कीम के तहत चलते राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ी, साथ ही बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। 25 मार्च 2019 को भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यह योजना राजनीतिक वित्त में पारदर्शिता के लक्ष्य के विपरीत है। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा योगदान संबंधी विवरण साझा न करने पर विदेशी फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय संघीय नीतियां विदेशी कंपनियों द्वारा प्रभावित होंगी। अन्य समस्याओं की बात करें तो जहां एक तरफ दानकर्ता की गोपनीयता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निजता का अधिकार है, तो वहीं सूचना का अधिकार भी एक संवैधानिक अधिकार है। यह भी हो सकता है कि कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को स्वलाभ के मद्देनजर इलेक्टोरल फंडिंग करे। गोपनीयता के तहत जहां एक तरफ आम जनमानस तथा विपक्षी दलों के लिए दानकर्ता की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, तो वहीं सत्ता पक्ष जिसका केंद्रीय बैंकों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है उसके लिए यह जानकारी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। यानी जिस चीज़ को विपक्ष जो है वह जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष का उनसे जुड़ाव रहेगा तो वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। ऐसे में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 जैसे मुद्दे भी
सामने आते हैं। इससे याराना पूंजीवाद यानी राजनीतिक दलों व व्यापारिक कंपनियों के मध्य संबंध की समस्या में वृद्धि होगी और विभिन्न सरकारी नीतियों पर बड़ी बड़ी कंपनियों के निजी लाभों का प्रभाव देखने को भी मिलेगा। अब निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुए कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 75% जो है बॉन्ड्स सत्ताधारी पार्टी को प्राप्त हुए हैं। विदित है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से प्राप्त फंडिंग की राशि लगभग 11,986 करोड़ है, जो एक लोकसभा चुनाव के खर्च से कहीं अधिक है। वर्ष 2017-18 के आगामी 5-6 वर्षों में इलेक्टोरल फंडिंग लगातार बढ़ी है। मार्च 2018 से जुलाई 2023 के मध्य रुपए 1 करोड़ के 94.25% बॉन्ड्स, रुपए 10 लाख के 5.52% तथा रुपए 1 लाख के 0.22% बॉन्ड्स जारी किए गए। इसके अलावा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 में अज्ञात स्रोत से फंडिंग के मामले में 81% की बढ़ोतरी देखी गई, जो इससे पूर्व के वर्षों में लगभग 72% थी। अब हम पहुंचते हैं वर्तमान निर्णय की और इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ याचिकाएं दायर की, जिनमें प्रमुख थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, कॉमन कॉज तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। सभी याचिकाकर्ताओं के मद्देनज़र 16 अक्टूबर 2023 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला तथा जस्टिस मनोज मिश्रा ने 3 दिनों की बैठक के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रखा तथा 15 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए इस योजना के लिए OTIOSE यानी सर्विंग नो पार्शियल पर्पस और रिजल्ट शब्द का प्रयोग किया एवं इसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने एवं SBI को 12 अप्रैल 2019 के बाद से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विवरण, जिसमें बॉन्ड्स की खरीद तथा तिथि, खरीदार का नाम तथा मूल्य शामिल होगा, ECI को सौंपने का यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपने का निर्देश दिया गया है। अब SBI द्वारा साझा की गई जानकारी को ECI सूचना प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर 13 मार्च 2024 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, जो अब तक की जानकारी के अनुसार प्रकाशित भी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जो बॉन्ड्स अभी तक भुनाए नहीं गए हैं उन्हें संबंधित व्यक्ति या कंपनी को वापस किया जाएगा। इलेक्टोरल फंडिंग के मामलों में वित्त अधिनियम 2017 के पहले को विधिक जांच को बहाल किया गया है तथा वित्त अधिनियम 2017 रिप्रेजेंटेशन RPA एक्ट 1951, IT एक्ट 1961 तथा कंपनी एक्ट 2013 में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया गया है। अब RPA एक्ट 1951 की धारा 29C के तहत रुपए 20,000 से अधिक का बॉन्ड्स खरीदने पर दानकर्ता की जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही कंपनी एक्ट 2013 की धारा 182 के तहत किसी कंपनी द्वारा की जाने वाली फंडिंग उसके पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ यानी नेट प्रॉफिट का 7.5% से अधिक नहीं होगी। अब ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोहरी आनुपातिकता परीक्षण शब्द प्रयोग करते हुए सूचना के अधिकार तथा निजता के अधिकार में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। यह परीक्षण तब लागू होता है जब व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की कार्रवाइयों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। परिणाम स्वरूप न्यायालय यह प्रयास करता है कि दोनों ही अधिकारों के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक तरीकों का चयन किया जाए एवं उसके असंगत प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके। इस मामले में न्यायालय ने KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017 का उल्लेख करते हुए व्यक्ति के निजता के अधिकार को महत्व दिया, साथ ही सूचना के अधिकार को बनाए रखने का प्रयास किया। न्यायालय के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का उदाहरण है, अर्थात यदि कोई कंपनी जो लगातार क्वाइट प्रो क्यो जो घाटे में चल रही है वह इलेक्टोरल फंडिंग के माध्यम से अपने लिए लाभ की अपेक्षा कर सकती है। अब इसका प्रभाव क्या है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लंबे समय में समस्या का कारण बनी है, किंतु मुख्य मुद्दा योजना के क्रियान्वयन या उसकी
असफलता के साथ इलेक्टोरल फंडिंग का भी है। निर्णय के पश्चात ऐसा भी संभव है कि सत्ता पक्ष अध्यादेश लाकर इस निर्णय को पलटने का प्रयास करे जो अभी तक नहीं पलटा जा सका है, या पुनर्विचार याचिका अनुच्छेद 137 दायर की जाए। एक अन्य प्रभाव यह भी है कि इलेक्टोरल फंडिंग का विनियमन पहले से अधिक अव्यवस्थित हो जाए। एक विश्लेषण के अनुसार चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को होने वाली अधिकांश फंडिंग नकदी, चेक, कूपन बिक्री, क्राउड फंडिंग या अन्य स्रोतों के माध्यम से होती है, जिसमें ठीक ठाक मात्रा काले धन और अवैध विदेशी फंडिंग की होती है। इस निर्णय के पश्चात भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से होने वाले फंडिंग रुक जाएगी, किंतु अन्य माध्यमों का खुला विकल्प अभी समस्या का एक बड़ा कारण है। दानकर्ता की जानकारी सार्वजनिक करने से विपक्षी दल या सत्ता पार्टी द्वारा उसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसे में फंडिंग को लेकर किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी को जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। कंपनी पर फंडिंग की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से शेल कंपनियों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब इसका समाधान क्या है? तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जहां एक तरफ बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, तो वहीं अन्य उपाय जो इलेक्टोरल फंडिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करे भी आवश्यक है। राजनीतिक दलों की फंडिंग को ध्यान में रखते हुए इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 ने अपनी सिफारिशों में कम वित्तीय संसाधनों वाली पार्टियों को राजनिधि द्वारा समर्थन की बात की थी, जिनके अनुसार राजनिधि केवल आवंटित प्रतीकों वाले राष्ट्रीय व राज्य दलों को ही प्रदान किया जाए, जिसे हम क्षेत्रीय दल भी कह सकते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं। वर्ष 2004 की अपनी एक रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं या सरकारी बैंक खाता वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिसका ऑडिट भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG द्वारा हो, तथा विधि आयोग 1999 ने अपनी रिपोर्ट में RPA राजनीतिक दलों के खातों का ऑडिट प्रमुख था। ज्ञातव्य है कि भारत में राजनीतिक दलों पर केंद्रित फंडिंग की जाती है, जिसमें कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यदि हम अन्य वैश्विक राष्ट्रों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को इलेक्टोरल फंडिंग प्रदान की जाती है। साथ ही फंडिंग के प्रकार के आधार पर फंडिंग की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। तो वहीं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में फंडिंग की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, किंतु व्यय सीमा निर्धारित है। जर्मनी में सार्वजनिक फंडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, जो किसी राजनीतिक दल के पीछे चुनाव में प्रदर्शन तथा सदस्यता शुल्क जैसे आधारों पर निर्भर करता है। इस प्रकार भारत में विभिन्न समाधानों के मद्देनजर इलेक्टोरल फंडिंग की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा एक आम चुनाव में किए जाने वाले खर्चों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना भी एक उपाय हो सकता है। कंपनी के निरंतर ऑडिट से शेल कंपनियों की समस्या से बचा जा सकता है। विदेशी फंडिंग के विनियमन के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के नियमों को और अधिक कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है। कंपनियों द्वारा की जाने वाली फंडिंग को आयकर के दायरे में लाना एक बेहतर कदम है। अब आगे की राह क्या है देखते हैं। अब्राहम लिंकन के शब्दों में द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट, यानी जो है हमेशा बैलेट जो है वह बुलेट से ताकतवर होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है कि भारत एक समाजवादी एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का निर्धारक इसकी संवैधानिकता तथा लोकतंत्रात्मकता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में लोकतंत्र को पारदर्शी बनाए रखने तथा जनता के शासन के भेदभाव रहित निर्धारण हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य हो जाता है। स्पष्ट है कि स्वच्छ, पारदर्शी एवं समानता पर आधारित इलेक्टोरल फंडिंग की व्यवस्था राष्ट्र की चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है और इसे एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। ये सभी जानकारियाँ साभार हैं दृष्टि टुडे के पत्रिका से। धन्यवाद। ऐसे ही इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा ऑडियो आर्टिकल देखते रहिए। धन्यवाद।